बच्चों, आज हम कर रहे हैं बिहार बोर्ड 2025 का जो मॉडल पेपर आया हुआ है वो कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है। एक पेपर हमने यूपी बोर्ड का करवा दिया। अब बिहार बोर्ड वालों को भी कुछ करवा दें भाई। हैं। तो एक पेपर हम इसका करवा रहे हैं बिहार बोर्ड वालों का, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी बोर्ड से हो। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबके सेम ही आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके सेम ही होते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी होंगे। बस फर्क ये है, फर्क बता देता हूँ। फर्क ये है कि बिहार बोर्ड का पेपर बहुत ज़्यादा आसान आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आते हैं 200 नंबर के क्वेश्चंस, करने होते हैं 100 नंबर के। और फिर भी बिहार बोर्ड वाले इतनी टेंशन लेते हैं बिना बात की। जैसे अगर आप यहाँ एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू इसके अंदर 100 हैं, इसमें से 50 एमसीक्यू करने हैं। उसमें उसमें बच्चे टेंशन ले जाते हैं कि सर 50 कैसे करूं। अरे 100 एमसीक्यू में से 50 नहीं हो पाएंगे क्या? हैं। आराम से हो जाएंगे। वैसे ही ये जो दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं 30, उसमें से करने होते हैं 15। और वैसे ही ये जो 5-5 नंबर के प्रश्न नहीं आते हैं 10, उसमें से करने होते हैं 5। बहुत आसान पेपर होता है। हर कोई बच्चा 100 ला सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ छोड़नी है। ठीक है। 50 ही एमसीक्यू करने हैं, 100 एमसीक्यू नहीं करने भैया। तो टेंशन 50 की लिया करो, 100 की मत लिया करो। ठीक है। और जो आपको एमसीक्यू आते हैं वही लिखें बस, कि ये आते हैं तो ये लिख दिए बस। फालतू के ना लिखें। समझ गए? शुरुआत करते हैं। आज हम कर लेंगे लगभग 40 एमसीक्यू कर लेंगे, बचे हुए एमसीक्यू कल कर लेंगे। तो 3-4 दिन में जा करके ये असेंबली पर कंप्लीट होगा। इसकी पूरी एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल देंगे। समझ में आ गई? ठीक है। ऑडियो ऑडियो चेक लेता हूँ एक बार। हेलो 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 हेलो। राम राम। ठीक है। चलिए जी। यहाँ पे मैंने पहले से ही कॉपी करके हैं, फटाफट से करते हैं। आसान आसान से हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी। देखिएगा। क्या रखा है कि इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करो, डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करोगे बेटा? करवा रखा है, ये एनसीईआरटी का ही है। तो आप कहेंगे सर ऊपर क्या लिखा हुआ है, डी एक्स लिखा हुआ है, इसको ये लिख दूँ 1 dx करके। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 1 लिखा हुआ है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स तो है ही। सही बात है बेटा। ठीक है। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, ये इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा। जब ये इसके बटे में जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स उड़ जाएगा बेटा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और जब ये इसके बटे में जाएगा तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स उड़ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है जी सीकेंड स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये होता है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेंजेंट एक्स होगा। और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोट एक्स होता है। प्लस सी तो अपन लगाना है ही। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ गए? ऐसे था। ये 1 था, इसको ये लिख लिया बेटा जी। ये जो बटे वाली चीज़ थी वो इसके बटे में चल गई, इसके बटे में चल गई। कुछ ऐसे ऐसे हो गया। 1/cos सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, 1/sin स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसी हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। आसान सा था, क्या दिक्कत है इसके अंदर? समझ गए? तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप कहेंगे ये तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कैसे याद रहेगा? तो मैंने आपको ये बताया था कि जो रूट वाली चीज़ें होती है ना, वो रूट बाद में आया था। ठीक है। यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, 5वां फॉर्मूला हो गया, अगर आपको याद हो तो। और 5वां फॉर्मूला कौन सा होता था? ये होता था ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला। तो डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे? एक्स स्क्वायर को आप अंदर ले जाओ। एक्स स्क्वायर को जब आप अंदर ले जाओगे, एक्स स्क्वायर इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1। एक्स स्क्वायर जब इसके साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन हो गया जी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स की घात 3/3 प्लस सी तो अपन लगाते हैं ही। यानी इसका आंसर आएगा ये एक्स प्लस में x³/3 प्लस सी।
ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। समझ गया टा, आसान था। अगला क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है ना, कोस स्क्वायर एक्स को नीचे लिख दो इसके, तो जगह 5/cos² माइनस का 3 sin x बाय में cos² dx। ठीक है, अच्छा ये 5/cos² को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ सर 5 sec²x, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 बाहर निकाल लिया, साइन बाय कोस होता है जी टेंजेंट एक्स, और जो 1/cos है ये हो जाएगा secant x। समझे, 5 को बाहर निकाल दिया, 1/cos² क्या होता है secant²x, 3 को बाहर निकाल दिया बेटा, साइन बाय कोस क्या हो गया टेंजेंट, और 1/cos क्या हो गया सीकेंट, तो उस हिसाब से ये वैसे बन गया। 5 बाहर निकालते हैं, secant² का इंटीग्रेशन क्या हो गया टेंजेंट एक्स। ठीक है, और टेंजेंट एक्स secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स secant x का, हाँ secant x होता है, प्लस सी तो हम लगाते हैं ही। ये हमारे पास आंसर आ गया, 5 टेंजेंट एक्स माइनस 3 secant x प्लस सी करके। कौन सा है ये, 5 - 3 + c, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बेटा। समझ गए, इसको इसके बटे में ले गया, इसको इसके बटे में ले गया, 5/cos² तो 5 secant² हो गया, साइन बाय कोस टेंजेंट ही होता है, 1/cos सीकेंट हो गया, तो इस हिसाब से बन गया secant² का इंटीग्रेशन हो गया टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स secant x का इंटीग्रेशन हो गया secant x, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, कितना आसान क्वेश्चन है। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, है आपके पास इसका इंटीग्रेशन होता है लोग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको ये, ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई करो, ये मत समझ लेना ये है ये नहीं है बेटा, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है अतः माइनस है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करते हैं, लोग का लोग लिखा, कोसेकेंड एक्स को लिख दूं 1/sin x, और कोट एक्स लिख दूं cos x/sin x। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर लोग साइन साइन एक्स, एलसीएम आ गया बेटा, ऊपर हो गया 1 - cos x, लोग का लोग 1 - cos x का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे 1 हट जाए, तो आप कहेंगे सर 1 - 2 sin² x/2, और इसका फॉर्मूला बताते हैं 2 sin x/2 cos x/2, ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा लोग 1 से 1 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 sin² x/2 अपॉन में 2 sin x/2 cos x/2, 2 से 2 कट गया, sin x/2 से एक sin x/2 कट गया, ये साइन बाय कोस क्या हो गया टेंजेंट हो गया, तो आएगा लोग टेंजेंट x/2। समझे, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर है, रिकैप कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स का बताना था, तो इसका तो ये होता है, कोसेकेंट एक्स का ये फॉर्मूला लगा दिया, कोट एक्स का ये फॉर्मूला लगा दिया, साइन एक्स अपने एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया 1 - cos x, कोस एक्स का हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन एक्स को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, ऊपर ये साइन साइन से साइन उड़ा दिया, ये कुछ ऐसे बन गया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। समझ में आ गई बेटा, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आसानी है, अगर आप इसको फंक्शन समझ लें, इस ऊपर वाले को अगर आप इसको फंक्शन समझ लेना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा डेरिवेटिव बन जाएगा। समझिए, ये जो क्वेश्चन इसका ऐसे लिख दूँ 7 + log x का होल स्क्वायर इंटू में 1/x dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको फंक्शन समझ लूँ, तो फंक्शन की घात n और गुणा में डेरिवेटिव, ऐसा हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन की पावर n गुणा में डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन होता है सर, फंक्शन की घात जो है उसके अंदर हम एक बढ़ा देते हैं और उसी से डिवाइड मार देते हैं, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा इसका सही आंसर आएगा, फंक्शन हमने माना कि इसको 7 + log x को ना, तो इसकी घात एक बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, यानी ये जो है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे कौन सा ये 7 + log x की घात 3/3, ऑप्शन सी करेक्ट है।
समझे? ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सोल्व करना है, टू साइन इनवर्स कोस एक्स को। इंटीग्रेशन ऑफ टू साइन इनवर्स कोस एक्स कैसे करेंगे? टू बाहर निकाल लो, साइन इनवर्स, ये जो कोस एक्स लिखा है इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ, साइन 90 माइनस एक्स करके। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये जो है वो इसके परिसर से बिलोंग करता है। पाई बाय टू माइनस एक्स कहाँ गया, पहले चतुर्थांश में आ गया ना। और साइन इनवर्स का अगर मैं मुख्य मान परिसर पूछूं तो क्या होता है, वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है। यानी कि ये इसके परिसर से बिलोंग कर रहा है। अगर ये इसके परिसर से बिलोंग कर रहा है तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। जैसे साइन इनवर्स से साइन कटेगा, कहने को ये हो जाएगा टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक है, टू पाई बाय टू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, पाई बाय टू एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्र बाय टू। ये टू जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्र। ये हमारा आंसर आएगा, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बेटा? ऐसे था। क्लियर है? वापस समझिए, ये जो कोस एक्स था इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन वर्सेस साइन कट गया बेटा, जैसे कटा तो हमारे पास सोल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए e की पावर x यहाँ लिखा हुआ है, ये फंक्शन है बेटा, और ये इसका डेरिवेटिव है। अगर e की पावर x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x फंक्शन, e की पावर x फंक्शन, यानी इसका आंसर आएगा e की पावर x साइन x। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सही बात है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, 4x log x का। 4 तो बाहर निकाल लो, x log x का इंटीग्रेशन ज्ञात कर लो। ठीक है, तो आईलेट के अनुसार अगर हम देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ILATE, तो उसके हिसाब से ये देखा जाए तो ये होगा। तो 4 का 4, दो फंक्शन गुणा में तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 4 जब अंदर जाएगा तो इसके साथ कटेगा तो आएगा 2 log x इंटू एक्स स्क्र। अच्छा, एक x से एक x उड़ा दो, और जब ये 4 इसके साथ जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, एक्स स्क्र बाय टू प्लस सी। 2 से 2 उड़ा दे बेटा, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 2 log x एक्स स्क्र। ठीक है, और एक्स स्क्र कॉमन ले लेते हैं बेटा, तब जाके कुछ ना कुछ मैच बनेगा। एक्स को कॉमन ले लिया, 2 log x माइनस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया भैया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक्स स्क्र बाहर निकाल दिया, 2 log x माइनस वन प्लस सी, ये लग रहा है भैया। समझ गए? आसानी था, बस 4 को बाहर निकाला, दो फंक्शन गुणा में थे, उसका इंटीग्रेशन करने पे आ गया, कहानी खत्म होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ कोस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स दे रखा है। रूट एक्स को आप टी मान लो, अगर आप रूट एक्स को टी मान लेते हैं तो ये हो जाता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो उस हिसाब से देखें तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी डी एक्स अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ बेटा, डी एक्स अपॉन रूट एक्स को लिख सकता हूँ सर, दो उस तरफ ले जाइए, टू डी टी लिख सकते हैं, टू डी टी। अब कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का साइन टी, टू तो लगा हुआ है तो टू लगा दो भाई, प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का टू साइन, टी की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स प्लस सी, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, माइनस का टू साइन रूट एक्स प्लस सी, माइनस का टू, गड़बड़ कर दी। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, कोस की साइड साइन का डेरिवेटिव है ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, टू साइन रूट एक्स, टू साइन रूट एक्स प्लस सी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समझ गए बेटा? रूट एक्स को टी मान लिया, 1/2 रूट एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया, तो उस हिसाब से देखें तो कुछ ऐसे ऐसे बन गया, सोल्व किया तो कुछ ऐसे ऐसे बन गया, कहानी खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक कर लो भाई। हेलो हेलो, मैं इतना बोलता रहूँ और रिकॉर्डिंग ना हो, हेलो हेलो दोस्तों, हेलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये अवकल समीकरण है, इसकी घात बतानी है। जब भी अवकल समीकरण की घात या कोटि की बात आ जाए तो आपको क्या देखना है, आपको उच्चतम कोटि का अवकलज देखना है, उच्चतम कोटि का अवकलज देखना है। अब उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, आपके पास उच्चतम कोटि का अवकलज ये है, और इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि नहीं देखनी, इसकी घात देखनी है। इसकी घात कितनी है, इसकी घात एक है, तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी।
समझ गए ना, इसकी घात तो एक ही है बेटा, पावर में बनी तो लिखा है। तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी हो गई, एक हो गई। अगला, ये अवकल समीकरण है, इसका समाकलन गुणक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप कहेंगे सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू। इससे कंपैरिजन कर लेता हूँ, कर सकता हूँ क्योंकि पी और क्यू क्या होने चाहिए, एक्स स्क्वायर में फलन होने चाहिए, वो यहाँ पे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं इससे कंपैरिजन करूंगा तो पी की वैल्यू आ जाएगी log एक्स और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos एक्स। हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सूत्र क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स डी एक्स। इसको और सॉल्व करते हैं क्योंकि ऑप्शन से मैच करवाना है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स निकालना पड़ेगा बेटा, अलग से निकाल लो चाहे। इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स गुणा 1 dx करके। ये हमारा सेकंड फंक्शन होता है हमेशा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। दो फंक्शन गुणा में तो इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन। एक्स से एक्स कट गया तो ये आ जाएगा जी एक्स log एक्स माइनस का एक्स प्लस सी। ठीक है, हम सी लगाएंगे नहीं क्योंकि हमें ये यहाँ पे पावर में लगाना है ना, इसलिए यहाँ पे सी नहीं लगाते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स क्या आ गया, ये आ गया जी, चिपका दीजिए एक्स log एक्स माइनस का एक्स। ये हमारा पास चमचमाता हुआ आंसर आ गया। ठीक है, एक्स log एक्स माइनस एक्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ गए, ये जो चीज़ थी इसको इसके साथ कंपेयर किया, पी और क्यू की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया और फाइनली आंसर आ गया, चिपका दिया। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है, करते हैं। वाई log वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। वाई वाली टर्म को अलग ले जाएंगे, एक्स वाली टर्म को अलग ले जाएंगे, तो वाई log वाई डी एक्स बराबर एक्स डी वाई। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी वाई अपॉन वाई log वाई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कैसे लूँ, आप कहेंगे सर log वाई को टी मान लो, log वाई को क्या मान लूँ, टी मान लो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/t, 1/y डी वाई क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। अगर मैं log y को t मानता हूँ तो 1/y डी वाई क्या बन जाता है, डी टी बन जाता है, तो उस हिसाब से ये बन गया। तो ये हो जाएगा log x बराबर 1/t डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, प्लस सी तो हम लिखते हैं ही। ठीक है, c लिख दो या log c लिख दो, एक ही बात है। मैं log c लिख देता हूँ बेटा क्योंकि सब जगह log log दिख रहा है इसलिए कर दिया इसको ऐसा। तो ये हो जाएगा हमारे पास log x, मापांक हटा दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं हटाओगे तब भी चल जाता, मैंने हटा दिया। log log m प्लस n क्या होता है, log m n होता है, तो टी सी बन गया देखा जाए तो, है ना, दोनों तरफ बेस में ई ले लेता हूँ तो x बराबर टी सी बन गया। क्या x बराबर टी सी दिख रहा है आपको कहीं पे, आपने से x बराबर टी सी टासी तो कहीं नहीं दिख रहा बेटा। हम्म, अब क्या करें, आप कहेंगे सर x बराबर टी सी तो नहीं दिख रहा, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बिठाना पड़ेगा कि ये दिखे, है कि नहीं। सी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, बनाते हैं, टी की वैल्यू तो पुट करेंगे। टी हमने किसको माना था, टी हमने माना था किसको, log y को, तो जगह log y इंटू सी करके, ये जो सी गुणा में है इसको भाग में ले आओ, तो जगह x बाई सी बराबर log y करके। ये जो x बाई सी, ये जो बटे में c है, एक 1 बाई जो c है, ये भी तो कांस्टेंट ही है, इसको कुछ भी लिख सकता हूँ, इसको लेट से मैं k लिख देता हूँ, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, या फिर छोटा c लिख लो, आपकी मर्जी है, इसको स्मॉल c लिख लिया, ऐसा हो गया। दोनों तरफ बेस में e ले लो, तो e की पावर एक्स सी बराबर आ जाएगा y, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा, y बराबर e की पावर एक्स सी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। समझे, ऐसे था, रिकैप कर रहा हूँ। ये चीज़ थी, एक्स वाले टर्म को अलग ले गए, वाई वाले टर्म को अलग ले गए, फिर इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन तो ये आ गया बेटा। यहाँ पे हमने क्या किया, लोग वाई को, ये जो लोग वाई दिख रहा है इसको मैंने मान लिया टी, तो हो गया 1/t डी टी करके। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, लोग एम प्लस एन क्या होता है, लोग एम एन होता है, लोग एक्स बराबर लोग लोग टी सी था, दोनों तरफ बेस में ई ले लिया ताकि लोग हट जाए, तो ये आ गया हमारे पास। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये आंसर आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा।
क्लियर है बेटा? आसानी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है भैया? ठीक है। बिहार बोर्ड का कौन सा है यहाँ पे? नितिन कुमार बिहार बोर्ड का है ना आप, कि किसी दूसरे बोर्ड के हो? नहीं सर, यूपी बोर्ड गई है। यूपी बोर्ड के हैं क्या? चलो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अवकल समीकरण का हल चाहिए भैया। अवकल समीकरण, थोड़ी सी जूम करता हूँ। अवकल समीकरण दे रखा है डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर 1 + y² अपॉन में 1 + x²। एक्स वाली टर्म को अलग ले जाओ, वाई वाली टर्म को अलग ले जाओ भाई, तो जगह 1 + y² dy करके इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जी x प्लस में x�3/3 इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? y प्लस में y�3/3 प्लस कांस्टेंट तो चिपकाना है ही। अब कांस्टेंट यहाँ चिपकाओ तो यहाँ चिपकाओ, एक ही बात है। इन्होंने कहाँ चिपका रखा है? यहाँ चिपका रखा है। इसी को उस तरफ लेके जाऊंगा तो कांस्टेंट ही तो रहेगा, तो उसको मैं लेट से k बोल दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x + x³/3 प्लस k y + y³/3। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समझ गए? एक्स वाले टर्म को अलग गए, वाई वाले टर्म को अलग गए, और बाद इंटीग्रेशन कर दिया, हो गया सोल्व। अगला क्वेश्चन देखिए। अवकल समीकरण का समाकलन करना है, समाकलन नहीं करना है, समाकलन गुणक ज्ञात करना है। वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली बात है। तो उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में पी एक्स बराबर क्याऊ। इससे कंपैरिजन करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पी और क्याऊ या तो अचर पद होनी चाहिए या वाई के रूप में फलन होनी चाहिए। यहाँ अगर हम देखें तो अचर पद है और वाई के रूप में फलन है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी कितना आ गया हमारे पास? कंपैरिजन करने पे 3 आ गया। क्याऊ कितना आ गया? e⁻²y आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना है, वो हो जाएगा हमारे पास e⁻∫p ऐसे होगा बेटा, क्योंकि पी और क्या होनी चाहिए? वाई के रूप में फलन होनी चाहिए, अचर पद होनी चाहिए, तो इसलिए dy लिखते हैं। तो हो जाएगा e⁻3y, e⁻3y नहीं, 3 dy। 3 बाहर निकाल ले बेटा, तो ये हो जाएगा e⁻3y करके। समझे? e⁻3y। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। आई कैप की अगर आप आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। जे कैप की जे कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा? जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो 1 में से 1 गया 0, इसका आंसर आना चाहिए 0। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। समझ गए बेटा? ऐसे था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक डंडा लगा लें। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करते हैं? आई कैप के साथ जो चिपका है उसका स्क्वायर करते हैं, जे कैप के साथ जो चिपका है उसका स्क्वायर करते हैं, के कैप के साथ जो चिपका है उसका स्क्वायर करते हैं, और इनका रूट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 1 यानी कि 3, √3 आ गया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इनकी डॉट पर करनी है। डॉट पर कैसे करेंगे? आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ, के कैप के साथ होती है। तो 2 की -1 से करेंगे तो -2 आ गया। 5 की 7 से करेंगे तो 7×5 = 35 आ गया। -1 की 2 से करेंगे तो 2 × 2 आ गया। तो 35 में से 4 उड़ा दे बेटा, 31 आ जाएगा। समझ गए? ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई कैप और के कैप की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो हमने बताया था कि आई, जे और के ये ऐसे चलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप आई की जे के साथ करते हो तो के मिलता है, के की आई के साथ करते हो तो जे मिलता है, अगर इस साइकिल में चलते हो तो। अब यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं, आई की के साथ करवाई जा रही है। अगर आप आई की के साथ करोगे तो जे मिलेगा, लेकिन नेगेटिव सेंस में मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। समझ गए? आई क्रॉस के कितना आ गया? माइनस का जे आ गया। ठीक है। अच्छा, इनकी क्रॉस करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे आई जे के। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जे कैप प्लस 2 के कैप, यानी कि 0 1 2। यहाँ क्या लिखा है? 1 2 0, 1 2 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई हमें इनकी क्या करनी थी? क्रॉस प्रोडक्ट करनी थी ना, तो हमने क्या करना होता है क्रॉस प्रोडक्ट में? डेटमेंट का यूज़ करके सोल्व करना होता है। सोल्व करते हैं। आई कैप, ये गया 0 -4, माइनस का जे कैप, ये गया 0 -2, प्लस का के कैप, ये गया 0 -1। सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा -4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 1 के कैप, ये आ गया। ठीक है। -4 + 2 -1, -4 + 2 -1। ऑप्शन बी करेक्ट होगा बेटा। समझ गए? अगला क्वेश्चन,
वृत्त की त्रिज्या इतनी है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। परिवर्तन की दर मतलब डेरिवेटिव ज्ञात करना है। किसमें? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है आर के सापेक्ष, मतलब डी ए अपॉन डी आर चाहिए अपने को। समझ रहे हो? कब? जब आर की वैल्यू कितनी हो, 10 हो, तब। कैसे ज्ञात करेंगे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वेयर। तो डी ए अपॉन डी आर निकाल लीजिए। पाई कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो। आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2r। डी आर अपॉन डी आर, क्योंकि आर के सापेक्ष कर रहे हैं तो। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सर डी ए अपॉन डी आर। कब? जब आर की वैल्यू 10 हो। आर की वैल्यू 10 रखिए, 10 टू ज़ा 20, ये आएगा 20 पाई। एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वेयर। और रेडियस की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समझ गया बेटा? आसान था। अगला क्वेश्चन, ये वक्र है, इसके इस पॉइंट पर लंब रेखा की प्रवणता चाहिए। अब ये क्वेश्चन वैसे ओल्ड एनसीईआरटी का है, लेकिन चूंकि बिहार बोर्ड में ओल्ड एनसीईआरटी आती है, आपके बोर्ड में नहीं आएगी बेटा अगर आप यूपी बोर्ड गया तो, लेकिन फिर भी कर लो, समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये दे रखा है y बराबर 3x² प्लस 7 sin x। हमें क्या करनी है? हमें ढाल ज्ञात करनी है। ढाल ज्ञात करनी है तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव निकालता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x प्लस में 7 sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। अच्छा, अब हमसे क्या बोला कि ढाल निकालो 0 पर। तो dy अपॉन डी एक्स चाहिए। कब? जब x के लिए 0 हो। तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 चिपका दो। 6 0 कोस 0 पे होता है 1। तो कोस 0 पे 1 है, तो 7 इंटू 1 7 हो गया। यानी कि 0 पर स्पर्श रेखा की ढाल जो है वो 7 है। स्पर्श रेखा की, लंब रेखा की नहीं है, स्पर्श रेखा की है। अगर स्पर्श रेखा की ढाल 7 है ना बेटा, तो लंब रेखा की ढाल पता कितनी हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा देना। इसका क्या करके? रेसिप्रोकल, उल्टा करके नेगेटिव चिपका दो। ये लंब रेखा की ढाल आएगी। ये तो स्पर्श रेखा की ढाल है। वो जो स्पर्श रेखा है ना, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर रेखा है उसकी ढाल चाहिए। तो स्पर्श रेखा के ऊपर जो परपेंडिकुलर रेखा है उसकी ढाल कैसे पता चलेगी? जो इसकी ढाल है ना, उसका उल्टा करो और नेगेटिव चिपका दो। तो ये चीज़ होती है। इसलिए लंब रेखा की ढाल कितनी आएगी? -1/7 आएगी। ठीक है, याद रख लेना। लंब रेखा की ढाल याद करनी हो तो क्या करेंगे? स्पर्श रेखा की ढाल आई, उसका उल्टा करके नेगेटिव चिपका देंगे। ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, ई जो है वो किसी प्रतिदर्श समष्टि एस की घटना है, तो पी एस बाई ई बताएं। एस बाई ई मतलब ये बताना है। फॉर्मूला लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक बात है। अब सैंपल स्पेस और किसी घटना की का इंटरसेक्शन अगर हम ज्ञात करेंगे तो वो क्या आता है? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही आएगा भैया। खुद सोचो ना, सैंपल स्पेस बहुत बड़ा हो गया और ई एक छोटी सी घटना होगी उसी की। ई क्या होता है? एस का ही तो उपसमुच्चय होता है। घटना जो है वो सैंपल स्पेस का ही तो उपसमुच्चय है। तो अगर आप एस और ई का इंटरसेक्शन देखेंगे तो ई नहीं आएगा। ठीक है, अब बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ही, कट के कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। समझ गए? ऐसे करना था। ऑडियो चेक कर रहा हूँ बेटा। हेलो हेलो, राम राम। ठीक है, जगाते रहना पड़ता है बार बार। अगला क्वेश्चन, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा? फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 3/11 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 7/11 है। 11 से 11 उड़ा दो, आपका आंसर आ जाएगा 3/7। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये बात हमें ज्ञात है। कम से कम अगर एक बच्चा लड़का है, ये बात अगर आपको कंफर्म है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि या तो दोनों लड़के होंगे, एक लड़का एक लड़की होगी, या पहला लड़की दूसरा लड़का होगा। भाई आपको ये कंफर्म है। मैं आपको कह दिया कि एक परिवार में ये गारंटी बात है कि यार एक लड़का होना ही होना है, कम से कम एक लड़का होना ही होना है। तो क्या चीज़ हो सकती है? या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या फिर पहला लड़का हो सकता है, या फिर दूसरा लड़का हो सकता है। कम से कम अगर एक लड़का है तो यही 3 चीज़ बन सकती हैं। बोला कि इन तीनों चीज़ों में से दोनों के लड़के होने की प्रायिकता बताओ। इन तीनों चीज़ों में से दोनों के लड़के होने की प्रायिकता कितनी है? एक बटा 3 ही तो है बेटा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ गए? अगर आप इसको लंबे तरीके से करना चाहते हो लंबे तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे समझ सकते हो। भाई ये बात कंफर्म है कि कम से कम एक लड़का है ही है, तो यही तो केस बन सकते हैं कम से कम एक लड़के में। और उसमें से हमें 2 लड़के का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, तो 1/3 हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, बी ये है, यूनियन ये है, ए बाई बी बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके। अब ए इंटरसेक्शन बी तो बता नहीं रखा, निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कैसे बताओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस यूनियन कर दो, बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो है ही बेटा। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/11। यूनियन कितना है 7/11। और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/11। सोल्व करना, 6 और 5 कितना हो गया 11। 11 में से 7 उड़ाना बेटा 4। 4/11 को 5/11 से डिवाइड मार दो तो हमारा आंसर आएगा 4/5। इसका आंसर है जी 4/5। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समझ में आ गई? ऐसे था। अगला क्वेश्चन, ई और एफ जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं। प्रोबेबिलिटी देखना एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट बताना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं ना तो ई नोट और एफ नोट भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। और अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नोट के बराबर होगा। यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला देखिए, जेड एक्स तल का समीकरण बताना है। जेड एक्स तल का समीकरण क्या होगा? आप कहेंगे सर ये एक्स अक्स होता है, ये वाई अक्स होता है, ये जेड होता है, तो जेड एक्स तल कौन सा बन गया, ये वाली दीवार बन गई। अब इसका समीकरण अगले ने पूछा है तो इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसके लिए मुझे एक्स पे कुछ ना कुछ चलना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे सर एक्स पे चलना पड़ेगा, वाई पे कुछ नहीं चलना पड़ेगा, तो जीरो हो गया। और जेड पे कुछ ना कुछ चलना पड़ेगा। यानी कह सकता हूँ कि जेड अक्ष तल पे कोई भी पॉइंट लूंगा उसका वाई निर्देशांक हमेशा जीरो आना है। उसका वाई निर्देशांक हमेशा क्या आना है बेटा, जीरो। कहने का मतलब क्या हो गया कि जेड अक्ष तल का समीकरण क्या हो जाएगा, वाई बराबर जीरो। क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे उसका वाई निर्देशांक हमेशा जीरो आना है, तो इसलिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई बराबर जीरो। वाई अक्ष के दिक कोसाइन ज्ञात करनी है। दिक कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो वाई अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, वाई अक्ष एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कोस 90 डिग्री। वाई एक्स के साथ कितने एंगल बनाता है, 0 डिग्री का। और वाई एक्स जेड एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो डायरेक्शन कोसाइन ये होंगी। कोस 90 डिग्री पे क्या होता है बेटा, जीरो। जीरो पे 1, ये जीरो, यानी कि इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे 0 1 0। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। दूरी सूत्र लगा दीजिए। 1 - -2 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 - 6 -4, -4 का स्क्वायर 16, 7 में 7 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, रूट कर दो, 16 9 25, 25 का रूट 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ है 3x² dx, नीचे जो x की घात 6 लिखा हुआ है इसको एक काम करता हूँ, इसलिए देता हूँ x² की घात 3, ये ठीक बैठेगा। प्लस में 1, नहीं, x की घात 3 और उसकी घात स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ, अब ठीक बैठेगा। अब एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं क्या, x³ को मान लिया t, ये जगह 3x² dx बराबर dt। तो उस हिसाब से देखो तो क्वेश्चन के अंदर क्या बन जाएगा, ऊपर dt बन गया, नीचे अगर देखो तो क्या बन गया, t² बन गया +1। 1/t² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स t होता है। टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t आपने किसको बोला बेटा, x³ को बोला है जी। तो इसका आंसर क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स x³ + c। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। समझे, इसको लिख दिया कुछ इस ढंग से, इसको t मान लिया, ऊपर dt बन गया, कहानी खत्म होगी। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, अगर मैं नीचे वाले को फंक्शन बोल दूं तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव है, देखो ध्यान से, 4x + 1 इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ऊपर क्या है, डेरिवेटिव, नीचे क्या है, रूट फंक्शन। ठीक है, तो नीचे रूट फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट फंक्शन प्लस से, ये जगह 2 रूट फंक्शन, रूट फंक्शन प्लस से, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नीचे रूट फंक्शन तो ऊपर डेरिवेटिव था, तो इसका इंटीग्रेशन तो रूट फंक्शन, तो उस हिसाब से ये हमारा आंसर बैठ गया। अगला क्वेश्चन, अगर मैं इसको e⁻x है, तो अगर मैं इसको फंक्शन बोल दूँ तो ये डेरिवेटिव बनेगा। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x × 2। हाँ, ये e⁻x है, ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव है। e⁻x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x फंक्शन होता है। e⁻x फंक्शन, e⁻x फंक्शन, ऑप्शन डी बन गया फिर तो, है ना, e⁻x फंक्शन के हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, 1/√x² + a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट बाद में आए थे, रूट बाद में आए थे, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, छठा फॉर्मूला बन गया ये, समझ रहे हो।
नहीं छठा नहीं बना, एक्स के प्लस ए स्क्वायर है ना, हाँ छठा बन गया। और ये छठा बन गया तो इसका आंसर क्या आएगा, लोग एक्स प्लस में क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, लोग एक्स प्लस में क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समझ गए, 1/√x के प्लस ए स्क्वायर है ना, छठा हो गया ये आएगा, ये वाला। अगला, इसको कैसे करोगे, आप कहेंगे सर माइनस ए से ए लिखा है, माइनस ए से ए लिखा है तो अंदर वाले को मान लो आप एफ एक्स, एफ एक्स कितना है, साइन पावर 7x कोस पावर 6x। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स की, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस लिख दे बेटा, साइन के अंदर माइनस होगा तो साइन तो बाहर फेंकेगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, कोस के अंदर माइनस हो तो कोस तो खा जाएगा उसको, तो ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल दो, साइन पावर 7x कोस पावर 6x, ऐसे आ गया। ठीक है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एफ ऑफ माइनस एक्स हिसाब रह गया, माइनस ऑफ एफ एक्स हिसाब रह गया। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स हिसाब रह जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा विषम फलन है। और अगर ये विषम फलन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। समझे, फॉर्मूला था ना कि अगर विषम फलन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, जीरो से, इसको आई मान लेता हूँ ना, इसको मैंने आई मान लिया, तो जीरो से ए वाले प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जहाँ एक्स है वहाँ पे पाई बाय टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है बेटा, साइन एक्स होता है, और साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है ना। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं आपस में तो आई प्लस आई टू आई हो गया, ये हो जाएगा जीरो से पाई बाय टू रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और नीचे भी रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है तो वन बन गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स हो गया, बाउंड्री क्या है बेटा, जीरो से पाई बाय टू है, अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री के लोग हटाएंगे तो टू आई बराबर आ जाएगा पाई बाय टू माइनस जीरो, यानी पाई बाय टू के। यहाँ से अगर मैं आई के लिए निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, पाई बाय फोर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताना है, ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो ए की पावर एक्स ही होता है बेटा, बाउंड्री है जीरो से वन, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट उड़ा देंगे बेटा, तो ए की पावर वन तो ई हो गया माइनस वन, ई की पावर जीरो तो वन होता है बेटा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लगा ले, ये तो वैसे कर लो, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स का ना क्या होता है, लोग सीकेंट एक्स होता है, देखा जाए तो, क्योंकि वन बाय सीकेंट और फिर सीकेंट टेंजेंट करके सीकेंट सीकेंट, हाँ ये बनेगा। अब बाउंड्री क्या है, जीरो से पाई बाय फोर है, तो जीरो से पाई बाय फोर वाली बाउंड्री लगाते हैं, इस जगह लोग सीकेंट पाई बाय फोर माइनस लोग सीकेंट जीरो पे कितना होता है, आप कहेंगे उसको कोस जीरो पे कितना होता है, पहले ये बताओ, कोस जीरो पे होता है वन, सीकेंट जीरो कितना होगा वन, ऐसा हो गया। ठीक है, लोग सीकेंट पाई बाय फोर पे कितना होगा, रूट टू, है ना, कोस पाई बाय फोर पे कितना हो गया, वन बाय रूट टू, रूट टू हो गया, और लोग वन तो वैसे ही जीरो होता है वैसा, तो लोग रूट टू आना चाहिए। लोग रूट टू को क्या लिख सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, पावर को आगे फेंक दे, एक बटा दो लोग टू, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, एक बटा दो लोग टू, ऑप्शन टू, ऑप्शन यही बेटर है, ये है, ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा। समझे, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट उड़ा दी, उड़ाई तो फिर सोल्व करते 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 ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है बेटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है, बाउंड्री है जीरो से वन, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट उड़ा दीजिए, तो टेंजेंट इनवर्स वन माइनस टेंजेंट इनवर्स जीरो, टेंजेंट इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाय फोर, माइनस टेंजेंट जीरो तो जीरो होता है, तो इसका आंसर आएगा पाई बाय फोर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताना है जीरो से वन तक, कैसे बताएंगे, आइलेट का नियम लगा देंगे, आइलेट का नियम क्या बोलता है, आइलेट ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन, दो फंक्शन गुणा में तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई के ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स ही होता है, बाउंड्री चिपकाएंगे जीरो से वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो ये हो जाएगा वन ई की पावर वन यानी कि ई, और ये हो जाएगा ई, तो अपर लिमिट तो ये आ गई, माइनस लोअर लिमिट करते हैं बेटा, जीरो
माइनस ए की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये तो कट गया वैसे ही, ये हमारे पास आ जाएगा 1। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन कर लिए, 60 क्वेश्चन और हैं, उनको कल कल करवाएंगे और कल करवा के मर्ज करके यूट्यूब पे डाल देंगे। 41th ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया कोस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू बताइए, कितनी होती है इसकी वैल्यू। आप कहेंगे सर आपने एक रूल लिखवाया था CSC करके, याद हो तो, है ना, कोस सीकेंट कोट, इनमें क्या होता है अगर माइनस हो ना तो माइनस बाहर फेंक देता है, लेकिन पाई साथ में जुड़ता है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, ऐसे करके हो जाएगा पाई माइनस कोस में 1/√2 कहाँ आता है बेटा, पाई/4 पे। सोल्व करना जरा, 4 पाई में से पाई गया 3 पाई/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स -√3। टेंजेंट इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो ये तो डायरेक्टली बाहर फेंक देता है, सिंपल अपना डायरेक्टली बाहर फेंक देगा इसको। ठीक है, तो कुछ ऐसे हो गया माइनस टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स √3 है ना, टेंजेंट में √3 कहाँ था बेटा, टेंजेंट में √3, 0 30 45 60, 60 पे आता है, 60 माने पाई/3, 3×6 = 18 ना, तभी तो बनेगा, माइनस का पाई/3 बन गया। बात समझ में आ गई, ये ऑप्शन हो गया। अगला, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 पाई/4, क्या टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट डायरेक्टली कट जाएगा क्या? आपके आंसर नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 3 पाई/4 जो है वो टेंजेंट इनवर्स के परिसर में नहीं आता, अगर परिसर में आ जाता तो कट जाता, अभी नहीं आता तो नहीं कटेगा, है ना। टेंजेंट इनवर्स का परिसर क्या होता है पहले ये बताओ। आपके आंसर टेंजेंट इनवर्स का अगर हम परिसर देखें तो वो होता हमारा -पाई/2 से पाई/2 विद ओपन ब्रैकेट, और 3 पाई/4 कितना होता है, ये होता है 45 दिया, 45 दूनी 90, 45 दिया 135 हो गया ना, 135, 135 इसमें तो आता ही नहीं है, तो ये जो है वो इसके परिसर में नहीं आ रहा है, इसलिए डायरेक्टली नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कैसे? इसको लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट, ये जो 3 पाई/4 है ना, इसको एक पल के लिए 4 पाई मान लो। अगर ये 4 पाई होता तो आप इसको कैसे जोड़ते? आपके आंसर अगर ये 4 पाई होता तो 4 से 4 करके पाई आ जाता, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई में से पाई/4 घटा देंगे, देखो ना, पाई में से पाई/4 घटाओ तो ये तो आएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4, समझ गए। अच्छा, अब इसको सोल्व करना जरा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट, टेंजेंट पाई माइनस पाई/4 कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गए। दूसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता, दूसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या टेंजेंट पाई पे बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो माइनस टेंजेंट पाई/4, ऐसा हो गया। और टेंजेंट वर्स के अंदर माइनस हो तो ये तो बाहर ही फेंक देता है, तो क्या माइनस का टेंजेंट वर्स टेंजेंट पाई/4, है ना। अब टेंजेंट वर्स से टेंजेंट कट जाएगा क्योंकि पाई/4 टेंजेंट वर्स के रेंज में आ रहा है इसलिए, तो अब ये कट जाएगा, कटेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का पाई/4। माइनस पाई/4 कहाँ है? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बेटा, क्यों ऊपर से जा रहा है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, साइन ऑफ पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 आ गया बेटा, साइन इनवर्स -1/2 आ गया, इसका मतलब ये माइनस बाहर फेंक देगा, तो प्लस का साइन इनवर्स 1/2 हो गया बेटा। साइन में 1/2 कहाँ आता है, साइन में 1/2, हाँ जी 0 1/2, 60 पे आता है, 60 मतलब सॉरी 30 पे आता है, 30 मतलब पाई/6 हो गया, 6×3 = 18 ना, तभी तो होगा। ठीक है, पाई/3 में पाई/6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा और 6 1 जा, यह आ जाएगा साइन 3 पाई/6, तो ये हमारे पास आ गया साइन पाई/2। साइन पाई/2 पे कितना होता है, ये होता है जी हमारे पास 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अगला क्वेश्चन, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स लिखा है, अब इसको कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये जो टेंजेंट इनवर्स एक्स लिखा है, टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे क्या चीज़ होती है, टेंजेंट इनवर्स लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये होता है जी लंब बटा आधार। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको साइन इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा, ये लंब बटा आधार है, मुझे चाहिए लंब बटा कर्ण, कर्ण कैसे आएगा, ये है लंब बटा आधार ना, ये लंब और आधार है, तो कर्ण निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करके जोड़ना जरा, ये जगह √1 + x²। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स कट गया, हमारे पास आंसर आ गया x/√1 + x²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ गए, ऐसे छापना था। अगला क्वेश्चन,
टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री, टेंजेंट में रूट थ्री कहाँ आता है बेटा? आप कहेंगे सर 60 पे आता है, यानी कि पाई बाय 3 हो गया। अच्छा, कोट के अंदर माइनस हो तो कोट क्या करता है? कोट के अंदर माइनस हो तो, कोट इनवर्स के अंदर माइनस हो तो उसको बाहर फेंकेगा, लेकिन पाई साथ में चिपकेगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस। अच्छा, कोट इनवर्स रूट थ्री क्या होता है बेटा? ये आता है जी हमारे पास 30 पे, 30 माने पाई बाय 6। सोल्व करना जरा एक बार, तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूनी यानी कि 2 पाई, माइनस अंदर ले जाओ 6 पाई, ये माइनस अंदर ले जाओ प्लस में, इससे डिवाइड करेंगे 1, 1 की पाई से गुणा करेंगे तो पाई, 2 पाई में से 6 पाई गया माइनस का 4 पाई, माइनस का 4 पाई प्लस का 5, माइनस का 3 पाई बाय 6, यानी कि माइनस का पाई बाय 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ गए? तो इस ढंग से हमने इसको करना था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन। अच्छा, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5 दिया है। क्या 3 पाई बाय 5 साइन इनवर्स की प्रेशर में जाता है? 3 पाई बाय 5 होता कितना है? पाई बाय 5 हो गया 180/5, 5 दिए 15 और 5 का 30, 36 हो गया, 36 दिया 108 डिग्री हो गया। क्या 108 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज में आएगा? नहीं आता, तो मुझे इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आप कहेंगे फिर इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको एक पल के लिए अगर 5 मान लेता तो ये बन जाता 5 से 5 करके पाई आ जाता, तो पाई माइनस क्या घटाऊँ, 2 पाई बाय 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 5 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई बाय 5 बनेगा, इसलिए। तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, साइन पाई माइनस समथिंग कौन से कार्ड में आ गए? दूसरे कार्ड में, दूसरे कार्ड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है, साइन बदलेगा भी नहीं, तो साइन 2 पाई बाय 5 लिख सकता हूँ। अब ये जो 72 डिग्री है ना, 36 दूनी 72 हो गया, 72 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज में आता है, तो अब ये कट जाएगा, कटेगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कोसेकेंट इनवर्स का प्रांत क्या होता है? आप कहेंगे सर साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता था? -1 से 1। कोसेकेंट इनवर्स का प्रांत क्या होगा? -1 से 1 हट जाएगा, बाकी सब रहेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा? ये तो बाहर ही फेंक देगा, तो कुछ ऐसा हो गया। कोस जो है, कोस इनवर्स √3/2, कोस में √3/2 आता कहाँ है? 30 पे, 30 माने पाई बाय 30 है ना, 6, 6 3 18, सही है। साइन इनवर्स 1/2 कितना हो गया बेटा? साइन में 1/2 कहाँ आता है? 30 पे, 30 माने पाई बाय 30 है ना, पाई बाय 6 हो गया, सही बात है। पाई बाय 6 कट के हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। समझ में आ गया बेटा? ऐसे था। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया। अच्छा तो क्या आसान है, f(x) बराबर 2x, ये अकैकी है या आच्छादक है, क्या है ये? तो आप कहेंगे सर नेचुरल टू नेचुरल में देखना है ना, तो नेचुरल टू नेचुरल में अगर हम देखें, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएंगे, है ना। 1 किससे कनेक्टेड होगा? 2x लिखा है तो दुगने से कनेक्टेड होगा, ये भी दुगने से कनेक्टेड होगा, ये भी दुगने से कनेक्टेड होगा, ये भी दुगने से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो क्या ये अकैकी है? अकैकी तो है, लेकिन आच्छादक है? आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 किसी से कनेक्टेड नहीं हो रहा, ये 3 जो किसी से कनेक्टेड नहीं हो रहा, 5 किसी से कनेक्टेड नहीं हो रहा, तो आच्छादक नहीं है जी। तो अकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से आपको ये 10 के 10 एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है बेटा सबको? सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अच्छा, ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में इकाई सदिश ए कैप जो है वो ज्ञात करना है। ए वेक्टर अगर ये है, इसके डायरेक्शन में अगर इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार देंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारना जरा, 4 1 4, 4 4 8 1 9, 9 9 का रूट हो गया 3, तो 3 से डिवाइड मार देंगे तो ये आ जाएगा 1/3, 2 - 1 2। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे ज्ञात करते थे बेटा, याद हो तो तुमको? आप कहेंगे सर डेटमेंट का इस्तेमाल करते थे। पहले ए वेक्टर के घटक लिख दो 2 3 4, फिर बी वेक्टर घटक लिख दो जो कि है 0 -1 -2। ये तो बेटा सोल्व करना जरा एक बार इसको। आई कैप, ये गया माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 2 हो गया, माइनस का जे लिखो, ये गया माइनस का 4, माइनस का 0, माइनस का 4 हो गया, प्लस का के कैप, ये गया माइनस का 2, माइनस का 0, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो ये जगह माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप। हमें क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो,
16 4 20, 20 4 24, रूट 24 आ गया। इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 चौका 24 लिख सकता हूँ। 4 का रूट कितना हो जाएगा बेटा, 4 का रूट हो जाएगा जी 2, 2 रूट 6 आ गया। 2 रूट 6, 2 रूट 6, 2 रूट 6, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। समझ गए बेटा। अगला क्वेश्चन, 3i, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत हों तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करें। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं तो लैम्डा की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी लंबवत का क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, इस कंसेप्ट का हमें इस्तेमाल करना है। करिए फिर, a1 a2 कितना हो जाएगा 6, b1 b2 कितना हो जाएगा 6, c1 c2 कितना हो जाएगा माइनस का लैम्डा बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 12। माइनस का 12 क्यों आएगी, 12 आएगी बेटा, क्योंकि 12 हो गया, हम आ जाएगा -12, माइनस माइनस कटेगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई बेटा 12 आ गई। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है भाई। आप कहेंगे सर आई क्रॉस के लिखा हुआ है, तो आई जे के है ना, ऐसे होता है, तो इस डायरेक्शन में काम चलता है भैया। तो अगर आप आई क्रॉस के करेंगे, उल्टा जाएंगे, तो आई क्रॉस के करने पे आपको क्या मिलेगा, माइनस का जे मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास जे कैप डॉट माइनस का जे कैप। समझे, अगर आप आई क्रॉस के करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का जे कैप मिलेगा, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। जे कैप की माइनस जे कैप के साथ डॉट पर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -1। समझेटा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। प्रक्षेप कैसे ज्ञात करेंगे, आप कहेंगे सर इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, इनकी डॉट पर करो। डॉट पर करना जरा, 1 माइनस माइनस, और ये कितना आएगा, डॉट पर कैसे करते हैं, आई कैप की आई कैप के साथ करते तो 1 आ गई, माइनस जे की जे के साथ करूँगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। डॉट पर किया आ गई ना, और बटे में हम क्या करते हैं, बटे में लिखते हैं जिस पर प्रक्षेप है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, √2 है ना, तो ये तो 0 ही आ गया बेटा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इकाई सदिश है। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इकाई सदिश है तो इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा 1 के। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यही तो होता है। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पूछूंगा तो ये होता है बेटा, याद होगा तुमको अगर तुमने पढ़ा हो तो। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है जी, 3 है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √2/3 है। साइन थीटा का साइन थीटा बराबर 1, 3 से 3 उड़ गया। यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गई, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 हो जाएगी बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको करिए, तो वापस से वही आई जे के इस डायरेक्शन में चलता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, जे क्रॉस के चलें तो ये तो आई देगा जी, प्लस में आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई क्रॉस के चलें तो उल्टा डायरेक्शन में चले तो माइनस जे देगा सर, और के कैप का के कैप, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे चलूंगा तो सही डायरेक्शन चल रहा हूँ तो के कैप दे देगा अगला। ये हो जाएगा आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे देखूंगा तो माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 1, 1 से 1 कट गया, ये आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। पसंद में आ गई ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन, इस किस के डॉट पर करने हैं, कर लो फिर, 2 से 14, 3 एकम 3, 5 3 15, कितना आ जाएगा 14 माइनस 15 और 3 कितना हो गया 16 17 18, तो कितना आ जाएगा -4, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ये इसका हमें अधिकतम मान बताना है, विवरोध हमें ये दे रखे हैं भैया। ठीक है, इसका हमें अधिकतम मान बताना है ना, चलो फिर बताते हैं। x+y < 4, x+y = 4 का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, 0 यहाँ पे होता है 0,4, सॉरी यहाँ पे होगा 4,0 और यहाँ होगा जी 0,4। ठीक है, अब यहाँ पे < 0 की बात की गई है, तो यहाँ पे 0,0 डाल के देखूंगा तो ट्रू आएगा, ट्रू आएगा तो इसका साइन किस भाग इस तरफ बनेगा। ठीक है, अच्छा x के लिए 0 से बड़ी है, y के लिए 0 से बड़ी है, तो obvious सी बात है कि पहले चतुर्थांश में ग्राफ बनना है। तो अगर हम कोणीय बिंदु देखें, सुसंगत क्षेत्र हमारा हो गया, कोणीय बिंदु क्या आएगा, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। इन तीनों कोणीय बिंदु को आप इसके अंदर ढाल के देखिए और देखिए कि अधिकतम मान क्या आ रहा है। अगर मैं 0,4 को इसके अंदर ढालता हूँ तो क्या आएगा 16, और अगर मैं 4,0 को इसके अंदर ढालता हूँ तो क्या आएगा 12,
तो 0,0 को इसमें डालता हूँ तो क्या आएगा 0। बड़ा कौन सा है इसमें 16, तो अधिकतम मान कितना आ गया 16 आ गया। समझ गए, ऐसे छापना था। अगला क्वेश्चन ये है, इसका न्यूनतम मान बताना है, विवरोध ये दे रखे हैं, बताओ भैया। तो आप कहेंगे सर ये आएगा हमारे पास 0,50 50 0, ये हो गया जी 0,50 50 0, ऐसा करके ये 2 पॉइंट के साथ ग्राफ खींच लिया हमने। ठीक है, ये आएगा 0 90 90 0, 0 90 90 0, 0 90 90 0, 0 90 और 90 0, 90 0 तो यहाँ कहीं मिलेगा, 90 0 करके ये कुछ ऐसा ग्राफ बन गया। अब ये है छोटा, यानी कि 0,0 ढालो 0,50 से छोटा है, बिल्कुल है, तो ये हमारा ट्रू है, तो ऐसे बन जाएगा। क्या 0,90 से छोटा है, बिल्कुल है, तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा बेटा। पसंद आ गई बेटा, ये भी तो ऐसे ही है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, पहले चतुर्थांश, अब ये भी इस तरफ आ रहा है, ये भी इस तरफ आ रहा है, तो छायांकित भाग हम देखें तो छायांकित भाग तो ये वाला बन गया छोटे सा। इसमें कोणीय बिंदु कौन से हैं, 0 50 50 0 0 0। अगर हम इन तीनों कोणीय बिंदु को यहाँ पे ढाल के देखें तो क्या आएगा, 0 50 ढालना 50 मिलेगा, 50 0 ढालना 200 मिलेगा, और 0 0 ढालना 0 मिलेगा। गलत कर दिया बेटा फिर, 50 का 100, 50 का 200 तो और क्या होता है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 था, 0 90 90 0 हो गया। ठीक है, तो 0 90 से छोटा होता है, बिल्कुल छायांकित भाग यही बनना चाहिए। 0 0 50 से छोटा था, तो छायांकित भाग हमारा यही बनना चाहिए बेटा। तो 0 50 50 0, 0 50 का ढाल दो 50 मिल गया, 50 0 का ढाल 50 चौका 50 100 150 200, 200 होना चाहिए। और 0 हमें न्यूनतम मान, अच्छा न्यूनतम मान बताना बेटा, दिमाग फ्यूज हो रहा है। न्यूनतम मान कितना आएगा, 0 आएगा, मेरे को देखता मान बताना है। समझ में आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है बेटा, इसका डेटमेंट ज्ञात करना है। इसका डेटमेंट ज्ञात करिए, कितना आएगा 16 माइनस एक्स स्क्र, डेटमेंट ज्ञात करना है ना। इसका सॉल्व करिए, ये कितना आएगा 210 माइनस 7 21, 210, 210 माइनस 210, ये देगा 16 माइनस एक्स स्क्र बराबर 0, माइनस का एक्स स्क्र बराबर माइनस का 16, माइनस से माइनस उड़ गया जी, एक्स एक्स के लिए कितनी आ गई, +-4 आ गई, +-4। एग्जाम में जब ये ऑब्जेक्टिव आएंगे, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में जब ये ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा करना है कि मुझे फास्टली फास्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 50 करना है, आराम आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम मिलता है, गड़बड़ी मत करिएगा। ठीक है, 62वां क्वेश्चन देखिए भैया, इसका डेटमेंट ज्ञात करना है, कर सकते हैं। 11 ये गया माइनस का 18 माइनस का 14 पंजे 70, तो माइनस का 18 माइनस का 70 88। ठीक है, माइनस का 7, ये गया 18 दूनी 36, और 22 पंजा 110, फिर प्लस का 9, ये गया 14 दूनी 28 प्लस में 22, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 88, 11 से गुणा कर लो, 88 88, 8 8 16 9, 968 आ गया बेटा। इसको सोल्व करते हैं, 36 में से 110 गया, तो 36 में 110 घटाना बेटा, माइनस का 74 के 7 से गुणा करना, तो प्लस का 518 आ गया। 22 और 28 को जोड़ना, 50 निम्मा 450 हो गया। सोल्व करना चला एक बार, 8 में 8 गई 0, 9 में से 1 गया 5, सॉरी 6 में से 1 गया 5, 9 में से 5 गया 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन जी सी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। सही है बेटा अभय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लीजिए भैया, इससे सोल्व कर लेता हूँ। ये होता है प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो 0, यहाँ पे तो -4 लिख दीजिए, ये गया, तो माइनस का 1 माइनस का 12 माइनस का 13 हो गया। ठीक है, और वो तो 0 है ही, 13 चौके 52, प्लस का 52 इसका जो है आंसर आ गया। समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, 2/2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनका प्रत्येक कोटि 3 या 7 है। अब 2/2 कोटि का अवयव है बेटा, तो इसको भरने के कितने ऑप्शन है, आप कहेंगे सर इसको भरने के 2 ऑप्शन है हमारे पास, 3 या 7 में 2 ऑप्शन है ना, इसको भरने के 2 ऑप्शन है, इसको भरने के 2 ऑप्शन है, इसको भरने के 2 ऑप्शन है, इसको भरने के 2 ऑप्शन है।
तो कितने प्रकार के अवयव बना सकता हूँ, इन सब की गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है। ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, 6 की सबके साथ गुणा हो जाएगी, मैट्रिक्स में सबके साथ गुणा होती है ना। -12, 6, 6 18, 6 5 30, -12, 6 18 30, -12, 6 18 30, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अच्छा, a⁴ इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, निकाल लो भाई, पहले a² निकाल लो, अंदाज़ा लग जाएगा ना। a गुणा a होके आएगा, तो 0 1 1 0, 0 1 1 0। सोल्व करना जरा एक बार, ये आएगा जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0, ठीक है, 0 0, ठीक है, फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0, ऐसे आ गया, ठीक है। ये तो हमारा a² आ गया, a³ निकालते हैं। तो ये जो a² आया है इसके अपन गुणा कर देंगे a के साथ, a क्या है 0 1 1 0, गुणा करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 0 1 0 0 1 0 0, फिर a⁴ निकालना है, तो a³ की a के साथ गुणा कर लेंगे, तो 0 1 1 0। पैटर्न आपको दिख गया होगा कि कैसे आने वाला है ना, 0 1 1 0। करिए गुणा जरा एक बार, तो ये आएगा 0 1, फिर 0 0, फिर 0 0, फिर 1 0, 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। समझे बेटा, तो हमने पैटर्न पैटर्न देख लिया कि यार ए जो है ना वही आंसर a⁴ का नहीं, ए ये है, तो a² का आंसर में क्या आ रहा है, a² के आंसर में ऐसे आ रहा है, पलट जा रहा है। फिर a³ में आंसर क्या आ रहा है, वापस ये आ रहा है, यानी कि a फिर a³ में ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पैटर्न पता चल गया। अगर मान लो हमसे पूछता कि a5 क्या आएगा, तो a5 वापस ही आता, समझ रहे हो। तो ये पैटर्न आप नोटिस कर सकते हैं। क्लियर है, हमने निकाल के देख लिया यार, क्या मुश्किल थी इसके अंदर, बस निकाल के देख लिया, वहाँ से पता चल गया ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट रो देखो, ये कितने बाय कितने मैट्रिक्स है, 1/3 का, और ये 3/1 का, गुणा हो सकती है, और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1/1 का आएगा, यानी कि एक ही अंक आएगा। तो करते गुणा, 3 एकम 3, -2 की -2 से करेंगे तो 4, 0 की 0, 4 3 कितना हो गया 7, तो मैट्रिक्स आएगी 7 लिखा हुआ, ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, तो ए बी का इन्वर्स बताना है। क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, फॉर्मूला है बेटा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। एफ एक्स से वाई में क्या क्या फलन है, एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के बराबर है तो x1 और x2 भी बराबर होंगे। और क्या क्या फलन की डेफिनेशन यही थी कि अगर दो फंक्शंस की इमेज बराबर है तो दोनों फंक्शन भी बराबर, दोनों फंक्शन दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर है तो दोनों एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, ये जो है व्युत्क्रमणीय अवयव है यदि और केवल यदि, कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव कब होता है, जब वह क्या की भी हो, अचादक भी हो, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव बताना बेटा, कोस एक्स हो गया, है ना। अरे साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स ही तो होगा। अच्छा, कोस एक्स को उन्होंने ऐसे लिख दिया, 1/sec एक्स करके, 1/sec एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही होता है बेटा, समझ गए। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है भैया, आप ये ना सोचो जी हम तो बिहार बोर्ड के ना हैं हम क्यों देखें, अरे देख लो बेटा देख लो, रिवीजन ही होती है, कहीं नहीं तुम 1 घंटे में टॉप बनते घर पे बैठे बैठे हैं। ये देख लीजिए, इसके बाद जब वो 4 4 नंबर के 2 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे वो तो आपके करने ही करने हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखा देंगे। अभी कर लो बेटा इसको अच्छे ढंग से। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये देख लो क्या कर रखा है इन्होंने, log sin secant इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स, secant इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला होता होगा बेटा, पता है क्या होता है, π/2 होता है ये, मैंने लिखवाया भी था। secant इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स क्या होता है, π/2, ठीक है। अब sin π/2 पे कितना होता है, sin π/2 पे तो 1 होता है, और log 1 कितना होता है, 0 होता है, और 0 का अगर आप डायरेक्ट करते हो तो क्या आएगा, 0 आएगा, समझे। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका डबल डेरिवेटिव याद करना है, पहले सिंगल डेरिवेटिव याद करिए, 21t 20,
अगर मैं एक बार डायरेक्ट लूँगा तो दोबारा से डायरेक्ट क्या आएगा, 21 दूनी 42, यानी कि 420t 19, ये हमारे पास क्या आ गया, d/dt² आ गया, 420t 19, 420t 19, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 40 ये दे रखा है, ये दे रखा है, dy/dx याद करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव याद करते हैं, dy/dt करके कितना आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/t²। फिर इसका डेरिवेटिव कर लो dx/dt करके, 4 बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव क्या होता है, t के सापेक्ष 1 ही होता है ना। अब dy/dx निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस का 4/t² को डिवाइड करेंगे 4 से, ऊपरी बटे में नीचे बटे में नीचे वाला बटा ऊपर जाके हो जाएगा उल्टा, माइनस का 4/t² इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, माइनस का 1/t² आ गया, माइनस का 1/t² आ गया। समझे? तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, कोस इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स साइन एक्स, इसका हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। कोस इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, आप कहीं से इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख लो ना, कोस इनवर्स साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 माइनस एक्स लिख दूँ चलेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब π/2 माइनस एक्स इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसकी रेंज 0 से पाई होती है ना, तो कर तो रहा है, क्या दिक्कत है। तो साइन मत लिखो फिर भाई, कोस लिखो ना। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा करके, कोस 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, कोस बदलेगा बिल्कुल, कोस बदलेगा बिल्कुल बदलेगा, तो ये साइन हो गया, हाँ सही है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, तो dy/dx कितना आ जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव 0 है, इसका डेरिवेटिव -1, यानी क्या आ जाएगा, -1, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कई बच्चे यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, y बराबर कोस इनवर्स कोस π/2 प्लस एक्स करके, ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि कोस 90 प्लस थीटा क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, जहाँ पे कोस नेगेटिव होता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता, फिर कोस इनवर्स माइनस, और ऐसा ऐसा हो जाता, देखा जाए तो, समझ रहे हो, और ये ऐसा नहीं है ना, ये अलग हो गया, तो इसलिए π/2 प्लस एक्स लिखना, π/2 माइनस एक्स लिखना था, उसके बाद फिर डेरिवेटिव लेना था। समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, साइन समथिंग का डेरिवेटिव चाहिए, क्या होता है, कोस समथिंग, जिसको आप समथिंग बोले उसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, तो 1/2 √x, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कोस रूट एक्स बटे में 2 √x, कोस रूट एक्स बटे में 2 √x, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन, 2 प्लस कोस 2x का डेरिवेटिव चाहिए, 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, कोस समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन समथिंग, जिसको समथिंग बोल रहे हो उसका वापस डेरिवेटिव लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2x, माइनस का 2 साइन 2x, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, 1/x का इंटीग्रेशन चाहिए, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, बाउंड्री क्या बेटा 2 से 3, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट उड़ा दीजिए, log 3 माइनस log 2, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है, तो log 3/2 जो है वो इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर इसको ऐसे लिख दें, साइन इनवर्स एक्स गुणा में 1/√1 माइनस x², लिख सकते हैं बेटा। अगर मैं इसको फंक्शन बोल दूं, अगर मैं इसको फंक्शन बोल दूं, तो ये हमारा क्या बेटा, अगर मैं इसको फंक्शन बोलता हूँ तो ये इसका डेरिवेटिव है, अगर यहाँ फंक्शन हो फिर उसके साथ डेरिवेटिव, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फंक्शन की पावर में एक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन की पावर कितनी है, वो 1 है, -1 मत समझ लेना, वो 1 है, उसकी पावर में एक बढ़ा दीजिए 2, उसी से डिवाइड मार दीजिए, तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बटे में 2, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इसका अपने को इंटीग्रेशन चाहिए, अगर आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करके ज्ञात करने लग गए बहुत समस्या हो जानी है बेटा, समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 को अलग रखेंगे, बाकी सबको सेम करेंगे। देखो -π/2 से π/2 अच्छा कुछ नहीं है,
एक्स की घात 5 एक्स कोस एक्स साइन 7x, ठीक है। और यहाँ पे -π/2 से π/2 1 dx, ऐसा कर दिया। ये अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो ये हमारा विषम फलन बनेगा, पक्की बात है। क्यों? एक्स से -x ढाल के देखिए क्या देगा ये, -x⁵। यहाँ पे -x ढाल के दीजिए, ये तो खा जाएगा, ये -x देगा। यहाँ पे ढाल के दीजिए, माइनस बाहर फेंक देगा। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें ना तो ये हमारा क्या बेटा, विषम फलन है। और अगर ये विषम फलन है, ये दिक्कत दे रहा था विषम फलन होने में, इसलिए हमने इसको साइड में कर दिया। ये हमारा विषम फलन है। अगर -a से a में विषम फलन हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। और 1 को बाहर फेंक दीजिए, dx का इंटीग्रेशन हो गया x -π/2 से π/2। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट उड़ा दीजिए, तो π/2 प्लस में π/2 हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2π/2, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए पाई। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझे? तो इस ढंग से हमें करना था। समझ में आ रहा होगा? बोलो बेटा। सर मैं बोला हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है उसको अपलोड कर दीजिए, पहले ये और करवा मॉडल दूँ, पेपर करवा जो दूँ कराए बेटा, हैं पहले ये वाला करवा उसका दूँ पीडीएफ। है, बीच में हाथ उठा लेते हैं। यूट्यूब से डाउनलोड कर ले बेटा, और यहाँ पे यूट्यूब पे ढल तो रही है, ढाली थी ना यूट्यूब पे, देखी होगी, उसके डिस्क्रिप्शन में है। अबे देखी थी, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर ले बेटा। पहले क्वेश्चन करा दे उसको तो कर ले, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81वां क्वेश्चन। क्या क्या रखा है कि एक रेखा है एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाती है, दिक् कोसाइन ज्ञात करें। दिक् कोसाइन क्या होता है बेटा? दिक् कोसाइन होता है सर कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 90 डिग्री। कोस 30 डिग्री पे कितना आता है? √3/2। कुछ ज़्यादा दिमाग लगा दिया मैंने? हाँ ठीक तो है। कोस 60 पे कितना आता है बेटा? 1/2। कोस 90 पे कितना आता है? 0। ये आ गया, समझे? तो इस तरीके से हमने कर दिया। दो रेखाओं का दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी? दो रेखाओं के दिक् अनुपात अगर दे रखे हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जब ये तीनों बराबर हों तब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपको कहीं पे दिखेगा ही नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है बेटा, नहीं है। तो इसका मतलब ये सवाल में गड़बड़ी है। इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो छोड़ के आ जाएं, ठीक है। कोई ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। या फिर वैसे तो कोई गलती होती नहीं है, लेकिन यही बात है, बिहार बोर्ड वाले हैं, कैसे क्या भी कर दें, ठीक है। बाकी बोर्ड में गलती नहीं होगी बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन छोड़ आना है, क्योंकि ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे ना। अगर यहाँ से नॉट इक्वल टू निशान हटा दूँ फिर तो ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी है, क्वेश्चन के अंदर ही गड़बड़ी है, तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ आए। समझ गए? हाँ जी। ये हमें दे रखा है मूल बिंदु से ढाले गए लंब इकाई सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात करें। कैसे करेंगे बेटा? ये देखा सर, आर वेक्टर डॉट में एन वेक्टर, है ना, बराबर -1, कुछ ऐसा दे रखा है। अब मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है कि जी जो मूल बिंदु से परपेंडिकुलर वेक्टर ढाला है उसके दिक् कोसाइन ज्ञात करो। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी के अंदर। याद है कुछ ऐसा ऐसा होता था, तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें कन्वर्ट कैसे करूं? आपने इसे कन्वर्ट करने के लिए आर वेक्टर, ये जो -1 है पहले इसको यहाँ पे लेके आइए। क्यों? क्योंकि डी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, ठीक है। इसको मैं डी बोला था, पता नहीं क्या बोला था, डी ही बोला हुआ शायद, ध्यान नहीं अभी। डी ही बोलते थे, क्या बोलते थे? आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी ही बोलते थे क्या, या फिर पी बोलते थे? सॉरी, पी बोलते थे, याद आया, सर पी बोलते थे। है ना। इसको हमने यस पी सर। बोला था, ठीक है। म्यूट हो जाए। तो हमें पता है कि जो पी है ना ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो माइनस है ना इसको हटाएंगे। माइनस को कैसे हटाएंगे? इस माइनस को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो जाएगा आर वेक्टर डॉट में माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप बराबर 1, ठीक है। अभी ये जो है ना इसको एन कैप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एन कैप के अंदर कैसे कन्वर्ट करूंगा? इसको डिवाइड मार दूंगा इसी के मैग्नीट्यूड के साथ, डिवाइड करना जरा एक बार इसको। तो अगर आप इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 9 36, 36 और 9 45 और 4 49, 49 मतलब 7। तो यहाँ भी डिवाइड कर दूंगा, यहाँ भी डिवाइड कर दूंगा, दोनों तरफ डिवाइड होता है। अब ये जो चीज़ बनी ना ये हमारे पास बन गया एन कैप। क्या बन गया बेटा? एन कैप। और इसके जो कोफिशिएंट होते हैं वही हमारे दिक् कोसाइन होते हैं,
इसके कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 2/7, माइनस 3/7, 6/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7, 6/7। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन, सरल रेखा के दिक् अनुपात ये हैं, दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे? इसको डिवाइड मार दो इससे मैग्नीट्यूड के साथ। इसका मैग्नीट्यूड कितना? 4 9 25, 25 और 9 34, 34 और 4 38, √38 हो गया। तो 2/√38 माइनस का 3/√38, 5/√38, ये आ गया जी हमारे पास, है ना। इसको हो जाए तोड़ तो सकते ही नहीं है। 2 माइनस का 3 5 3 5 ऐसा करके, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन बोला कि इसके समांतर तल का समीकरण, अगर कोई तल इसके समांतर है तो उसका समीकरण क्या होगा? वो उसका समीकरण भी ऐसा ऐसा इस शकल में दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो अंक है ये अंक बदला जा सकता है। मान लो कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख सकता था। तो इसके हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। 2x - 3y + 7z = 23, ठीक है, क्योंकि इसके समांतर जो तल होगा वो भी इस जैसा ही होगा, इसकी शक्ल जैसा ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये दो तल जो है वो लंबवत हैं। जब भी लंबवत की बात आ जाए तो हम क्या करेंगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2 वाला चक्कर करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। अगर ये दो तल लंबवत हैं तो a1 a2 7, b1 b2 -3, c1 c2 माइनस का 2 लैम्डा बराबर हो जाएगा 0 के। 7 3 का 7 में चलेगा 4, 4 माइनस का 2 लैम्डा बराबर 0, माइनस का 2 लैम्डा बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस उड़ा दें, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बोला कि ये दो रेखाएं जो है समांतर हैं, दो रेखाएं समांतर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा जी? दो रेखाएं समांतर होते हैं, हम ये बोल सकते हैं जी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के। उस हिसाब से देखें तो a1 कितना है? a ही है। a2 कितना है? 3 है। b1 कितना है? b है। b2 कितना है? 1 है। c1 कितना है? c है। c2 कितना है? 2 है, ठीक है। अब इसका हम कर देते हैं उल्टा, 3/a 1/b 2/c, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 3/a 1/b 2/c, 3/a 1/b 2/c, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अच्छा ये दो तल हैं, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। दो तलों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? आपके अनुसार दो तलों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं कोस थीटा वाला। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसकी इसके साथ गुणा कर दो, मतलब 4 की एक्स के साथ जो गुणा कर उसके गुणा कर दो। एक्स का गुणांक तो 0 हो गया, तो 4 0 जा 0। 8 की गुणा कर दो वाई के साथ, 8 एकम 8। 1 की गुणा कर दो 1 के साथ, 1 एकम 1, ठीक है। यही होता है। बटे में क्या करते हैं? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी कि 16 64 1। यहाँ पे इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, एक्स तो 0 हो गया, तो 0 1 1 0 1 1। तो कोस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 9 बटे में 64 16 81, 81 का रूट 9, यहाँ पे आ गया √2, 9 एकम 9, यानी कि आ गया कोस थीटा बराबर 1/√2। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोस इनवर्स 1/√2, यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। समझे बेटा? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/4 आ गई। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, इस बिंदु से इस तल के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु के तल से दूरी कैसे ज्ञात करते थे यार? आप कहेंगे इस पॉइंट को इसके अंदर डाल दो, 2 0 जा, फिर 0 जा, फिर 1, है ना। इस पॉइंट को इसने डाल दिया, फिर इस 7 को इस तरफ लेके आना पड़ेगा, तब डालना है। फिर इसको डिवाइड मारिए किसके साथ? फिर इसको डिवाइड मारिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, क्योंकि ये तो x1 x2 x1 y1 z1 हो गया ना। इनका स्क्वायर हम करके कभी नहीं करते। होता क्या है? a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर ऐसा होता है। तो अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 4 1 1 ऐसा करके ये हो जाएगा हमारे पास -7 बटे में √6। अब इसका मापांक भी लेना पड़ेगा क्योंकि दूरी की बात चल रही है। तो 7/√6 जो है वो हमारे पास चमचमाता हुआ आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए ये आएगा 5, 5 तिया 15, 0 5 का 20। सोल्व करना जरा। 6 और 5 कितना हो गया? 11, 14 और 15 कितना हो गया? 29, 2 16, 11 29 2 16, 11 29 2 16, 11 29 2 16। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, इसका ट्रांसपोज करना है बेटा। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 - 1 0 7 3 5, ठीक है। 2 - 1 0 2 - 1 0 7 3 5, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन,
इसको सोल्व करना है बेटा, डेटमेंट लेना है। सोल्व करिए, इसके से गुणा कर दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और 5 दिए 15 हो गया, माइनस का 15 था उस तरफ ले जाता हूँ, प्लस का 15 हो जाएगा, तो x के बराबर हो जाएगा 16 के, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोसेकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ये होता है माइनस का 1 अपॉन में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद रख लें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है बेटा, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मत कर देना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। हाँ जी बोलिए। सर 89 नंबर क्वेश्चन लाइए ना, वो लग रहा है कि कुछ गलत किए हैं। हाँ जी, सर यहाँ पर 1 नहीं घटेगा क्या? 1 कहाँ से कटेगा, प्लस का 1, माइनस का जीरो को इसके 6। जीरो को इसके अंदर ढाल दिया, जीरो को इसके अंदर ढाल दिया, 1 को इसके अंदर ढाल दिया बेटा, ठीक है, और ये जो 7 था इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 7 हो गया। ओ दिमाग तो लगा दे बेटा, मैंने गड़बड़ी कर दी। अब ठीक है, यस सर। माइनस का मापांक कितना हो गया, 6 बटा रूट 6, ये हो जाएगा रूट 6 इंटू रूट 6 बटे में रूट 6, कट के आ जाएगा रूट 6। दिमाग तो बेटा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन भैया, किसी क्वेश्चन में पाप हो जाए तो बता दें, जल्दबाजी ना करें एग्जाम में आप, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सीकेंट एक्स का यहाँ पे लॉग लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे ये लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, तो लॉग सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन लॉग सीकेंट एक्स है ना, लॉग समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग, जिसको आप समथिंग बोल रहे हो उसका वापस डेरिवेटिव ले लीजिए, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स करके, सीकेंट एक्स से सीकेंट एक्स उड़ा दिया तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, टेंजेंट एक्स आ गया। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए ये दे रखा है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, 1 अपॉन डेटमेंट ऑफ ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे करते हैं, तो 1 अपॉन डेटमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए इसको करते हैं इंटरचेंज, और इनके निशान चेंज करते हैं बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 0 0, ये हमारे पास आ गया, और ये क्या है हमारे पास, ए ही है, ठीक है, यानी कि इसका इनवर्स क्या आएगा, 1 0 0 1 1 0 0 1, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गया बेटा। अगला क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, इसका क्या चाहिए, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ऊपर लिखा हुआ क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के कॉमन ले लो, बच जाएगा एक्स माइनस 1, यहाँ पे 1 कॉमन लेता हूँ, एक्स माइनस 1, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर वाले में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस 1 यहाँ रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट गया बेटा, एक्स माइनस 1 आ गया। इसका इंटीग्रेशन लेना जरा एक बार, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। समझ गया बेटा, अनिकेत समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ई की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ई की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन, ई की पावर समथिंग ही होता है, जिसको समथिंग बोल रहे हो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाना चाहिए, माइनस का 1/7 ई की पावर माइनस 7x, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसका डेरिवेटिव, हाँ इसका डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव निकालना, 3x की घात 3 बटा 3 माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, डेरिवेटिव ना माइनस का साइन एक्स, और 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, ठीक है, 3 से 3 उड़ा दो, एक्स क्यूब प्लस में साइन एक्स प्लस 0, एक्स क्यूब प्लस में साइन एक्स, डेरिवेटिव लेना था बेटा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर डाउन 1 लेस 6x करके, कोस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स था वो ठीक है, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, सॉरी 6x प्लस में साइन एक्स आ गया, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। सही है बेटा, अरे अब तो ठीक है बेटा, हाथ नीचे कर ले हैं? बोलिए। सर प्री बोर्ड का पेपर दिए हैं सर, उसका सोल्यूशन करा देंगे, भेज दें आपके नहीं पास। नहीं बेटा, ये तो करवाया नहीं जा रहा हमसे पूरा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले एक बार बिहार बोर्ड का एक पेपर करवा दें, ठीक है, इसको कर लीजिए अच्छे ढंग से, 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके अंदर, वो 100 ऑब्जेक्टिव करा दिए, ये ऑब्जेक्टिव से आपके सारे के सारे फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, अच्छे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक ठाक ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना, तो ये कर लीजिए, ये तो हो ही गए। इसके बाद जो है वो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे, वो निपटा लीजिएगा, दिखा देता हूँ शक्ल आपको, है ना, हाथ नीचे कर ले बेटा, ब्लॉक हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 की घात 5 बटा 5
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x की घात 2 बटा 2, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन लेना है ना, साइन एक्स की जगह माइनस कोस एक्स का, 2 से 2 उड़ा दे, 5 से 5 उड़ा दें, एक्स की घात 5 एक्स की घात 2 माइनस कोस एक्स, एक्स का 5 एक्स की घात 2 माइनस कोस एक्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ई की पावर log x स्क्वेयर, ई की पावर log x स्क्वेयर, इसका हमें चाहिए डेरिवेटिव, तो ई से लोग तो वैसे कट गया, एक्स स्क्वेयर हो गया, एक्स का डेरिवेटिव निकालना 2x आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने बिहार बोर्ड के 100 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गए होंगे। इसके पीडीएफ डाल देंगे बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले भी डाल देंगे, इसके भी डाल देंगे। ठीक है, तो बस 100 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब कल के लेक्चर में पहले यूट्यूब वाले बच्चों से बात कर लो एक बार, रुक जा बेटा, हाथ नीचे कर ले। हाँ, तो अब यूट्यूब वाले बच्चों को पहले मैं बता देता हूँ, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने हों तो बता देना भैया कमेंट सेक्शन में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हम यूपी बोर्ड के सैम्पल पेपर पे आ जाएंगे। ठीक है, बस ये बात थी।